हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आर्मी पब्लिक स्कूल की जो भी वैकेंसीज आई हैं उनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करते हुए चलेंगे। सो हाल ही में आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे नोटिफिकेशन देखे होंगे जहां पर ये बात बताई जा रही थी कि 8,000 लगभग जो कि टीचर की वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं। सो ये जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है, आज से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है, कैसे आपने अप्लाई करना है और यहाँ पर कौन कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर इन्होंने कहा भी हुआ है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दीज इंस्ट्रक्शन केयरफुली। तो आपको इन सभी जो भी नोटिफिकेशन है, इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आपको सभी को यहाँ पर डिटेल में पढ़ते हुए जाना है। सो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा कि यहाँ पर आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी बातें यहाँ पर बताई हुई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जनरल में ये बात बताई जा रही है कि आपको यहाँ पर 137 जो आपके आर्मी पब्लिक स्कूल हैं वो आपको अलग अलग कैंटोनमेंट एरिया में देखने को मिलते हैं, जो कि आपको पता है कि जो मिलिट्री स्टेशंस होते हैं अक्रॉस इंडिया, वहां पर आपको ये स्कूल देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि एफिलिएटेड टू सीबीएसई थ्रू आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, AWES इनको कह सकते हैं, जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाती हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें होती हैं इनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बातें बताई जा रही हैं कि 8,000 लगभग टीचर की वैकेंसीज हैं, जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो तो यहाँ पर बीच में छोड़ जाते हैं, या फिर जो वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी जो वैकेंसीज होती हैं वो खाली रह जाती हैं। और यहाँ पर यह भी बात बताई जा रही है कि अगर हम लास्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पर आपको 2,315 और 2,169 जो वैकेंसीज थी वो आपको देखने को मिली थी। लास्ट टाइम की बात ये बताई जा रही है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो भी आपकी जो वैकेंसीज होती हैं या फिर वो रेगुलर या फिर फिक्स टर्म की होती हैं, जैसे कि आपका मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया 2 साल का, 3 साल का या फिर 1 साल का, फिर इस हिसाब से जो आपकी जो जॉब होती है वो यहाँ पर लगती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि जो आपका सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले आपका स्टेज 1 में एक स्क्रीनिंग एग्जाम होता है। स्क्रीनिंग एग्जाम में क्या क्या आता है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात है ये आपकी 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक है, ठीक है। आपको पता है ना, आज हमारा 2 अक्टूबर है, तो ये लगभग 1 अक्टूबर से ये जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो शुरू हो चुकी है। मैं आपको वो वेबसाइट भी बता दूंगा कि ये आप इसको अप्लाई कहां से कर सकते हैं। और ये 20 अक्टूबर इसकी जो है वो लास्ट डेट है। अगर हम बात करें एग्जाम की, तो आपका एग्जाम होगा 21 या फिर 22 नवंबर तक। ये जो आपका एग्जाम होगा वो इस टाइम तक वो कंडक्ट है वो करवाया जाएगा। और ये डेट वेरी भी हो सकती हैं, इसका हम अभी पक्का कह नहीं सकते, बट यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम 21 या 22 नवंबर को जो आपका एग्जाम होगा वो हम कंडक्ट करवा देंगे। और ये आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन ही होगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप घर पर बैठकर ऑनलाइन ही एग्जाम देंगे, वहां पर जाकर देंगे, बट ये एग्जाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो आपका स्क्रीनिंग एग्जाम है, अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप PGT, PRT और यहाँ पर जो आपका TGT के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो आपका क्या होगा, मान लीजिए कि आपने ये जो एग्जाम था वो आपने पास कर लिया। मैं आपको इन सभी बातों के बारे में अभी लास्ट में बताऊंगा, अभी उसको थोड़ा सा मार्क्स के डिवीजन के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा। तो यहाँ पर जो आपका स्कोर कार्ड होगा, मान लीजिए आपने ये जो फर्स्ट जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वो आपने पास कर लिया, तो आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। अगर स्कोर कार्ड आपको मिल गया तो आप क्या कर सकते हैं, वो आपका लाइफ टाइम के लिए क्या है वो वैलिड रहेगा। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप लगभग 1 साल के भीतर आप किसी भी यहाँ पर 3 साल के भीतर आप किसी भी यहाँ पर स्कूल में, CBSE एफिलिएटेड स्कूल में 1 साल तक पढ़ा सकते हैं इसी स्कोर कार्ड के बेसिस पर। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो भी यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पर PGT के पहले आपने TGT का दिया था, आपके पास अभी वो स्कोर कार्ड है, बट अब आप PGT में देना चाहते हैं तो आपको ये जो एग्जाम है वो दोबारा देना पड़ेगा। अगर आपके पास ये स्कोर कार्ड है तभी आप जो बाकी के रिमेनिंग स्टेजेस हैं, ये तो पहली स्टेज है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टेज है। अगर आपके पास ये स्क्रीनिंग कार्ड है तभी आप क्या कर सकते हैं, ये अगर आपके पास ये स्कोर कार्ड है तभी के आप जो बाकी के जो स्टेजेस हैं, जैसे कि इंटरव्यू आ गया, इवैल्यूएशन आ गया, और यहाँ पर जो टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, तो आप उन एग्जाम्स को या फिर कह सकते हैं इंटरव्यू को आप तभी करवा सकते हैं या फिर आप उसमें आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इस स्कोर कार्ड की, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये स्कोर कार्ड मिल गया तो आपकी ये जॉब है जो वो पक्की है। आपको यहाँ पर जो 2nd और 3rd स्टेजेस हैं इनको भी आपने कंप्लीट आपको करना पड़ेगा। अगर हम बात करें ऑप्शन 2 की, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इंटरव्यू में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका इनके द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाए।
तो जब भी ये वैकेंसीज आती हैं कि क्योंकि अभी जो स्कूल हैं, जितने भी आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, यहाँ पर उनके स्कूलों में कितनी वैकेंसीज खाली हैं ये ऑफिशियली उनके द्वारा नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आपका ये डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रह रहे हैं और वहां के पास वाले एरिया में जो भी वहां पर टीचर्स होंगे, ठीक है, मतलब वहां के जो भी प्रिंसिपल होंगे या फिर स्कूल मैनेजमेंट होगा, वो अभी डिसाइड करेगा कि यहाँ पर इतनी वैकेंसीज खाली हैं और हमने ये जो इश्तिहार है, एडवर्टाइजमेंट है, वो हमने अखबार में देनी है या फिर अपने स्कूल की जो वेबसाइट है उस पर देनी है। तो उसके आधार पर आप क्या करेंगे, आप वहां पर अप्लाई दोबारा से करेंगे। ये फर्स्ट जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग एग्जाम है, ये क्लियर करने के बाद। ठीक है, तो आपने इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड स्टेजेस में, ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड स्टेज में एक और बात बताई जा रही है कि जरूरी नहीं है कि ये जो एग्जाम का जो आपका जो इंटरव्यू है वो आपका उसी स्कूल में लिया जाए। ये उनकी मर्जी है, ये उनके पावर्स के अंडर में है कि वो कहीं भी उसकी इंटरव्यू है वो करवा सकते हैं। ठीक है, जहां पर उनको सूटेबल लगे, कन्वीनियंस जहां पर उनको प्लेस लगे। थर्ड में है आपका कि मान लीजिए कोई लैंग्वेज का यहाँ पर टीचर है, तो लैंग्वेज के टीचर को यहां पर क्या करना पड़ेगा, उनको यहां पर एक ऐसे कॉम्प्रिहेंशन होगा 15 मार्क्स का, वो उनको देना पड़ेगा। और यहां पर जो बाकी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहां पर उनकी जो भी वहां के इंटरव्यू लेने वाले हैं, ठीक है, वो उनकी मर्जी है, वो उनका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो है वो कंडक्ट करवा सकते हैं, उनकी मर्जी अगर उनको लगता है कि हाँ हमें करवाना चाहिए। अब हम यहाँ पर बातें और बातों पर भी ध्यान दे लेते हैं कि यहाँ पर जो स्टेजेस 2 और 3 हैं, ठीक है, यहाँ पर टेंडम अंडर द एजिस ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एट HQ कमांड स्कूल मैनेजमेंट। तो ये जो स्टेजेस 2-3 है वो साथ साथ में ही होंगे। ठीक है, तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। और यहाँ पर जो भी आपकी अपॉइंटमेंट होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो CBC या फिर AWES के रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगी। और यहाँ पर जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो क्या होगा, तो वो उस कलेक्टर के किसी भी स्कूल में आपको क्या कर सकते हैं, भी आपको वो दिया जा सकता है। ठीक है, जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो आपको कहीं भी दी जा सकती है। और यहाँ पर जो अथॉरिटीज होंगी, ठीक है, कंडक्ट द इंटरव्यू में कैरी आउट एडिशनल स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इज लार्ज, कि अगर आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टूडेंट देखने को मिलते हैं तो वो एक अलग से टेस्ट भी यहाँ पर जो एडिशनल स्क्रीनिंग है वो यहाँ पर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की, जो आपका यहाँ पर टेस्ट होने वाला है 21 और 22 नवंबर को 2020 को। तो यहाँ पर ये कहां पर ये जो टेस्ट है वो लिया जाएगा, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर जो आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया है, ठीक है, जो भी आप एजुकेशन यहाँ पर जैसे कि B.Ed है, ग्रेजुएशन है और आपकी जो भी मास्टर डिग्री है, चाहे वो MSc हो चाहे वो MA हो, ठीक है, तो वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपको उनको वहां पर कहीं भी शक होता है कि आपकी जो एजुकेशन है आप ऐसे ही एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये डिस्क्वालीफाई आपको एट ए टाइम कर दिया जाएगा और आपकी जो फीस होगी वो भी रिफंड नहीं होगी। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका ये ऑनलाइन जो भी आपने देना है, फीस देने के बाद ही आप एग्जाम दे सकते हैं, तो ये आपका कहीं पर भी ये डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर आप इसको इलीगली भर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर एजुकेशनल जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो PGT आपको पता होगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, तो इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब कि मास्टर्स यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर जो आपके मार्क्स हैं वो 50% जो आपके मार्क्स हैं वो होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए आपके यहाँ पर B.Ed दूसरी प्रोफेशनल कोर्स होना चाहिए और आपके ओवरऑल यहाँ पर 50 होने चाहिए। ठीक है, TGT में भी यही क्राइटेरिया है और यहाँ पर एक स्टार लगाया हुआ है 50 में। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स में आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, एज ए TGT, बट आपके क्या है, ग्रेजुएशन में मार्क्स थोड़े से कम है। ठीक है, 50 से पॉसिबिलिटी है ना कि हो सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर मास्टर्स में कुछ अच्छे मार्क्स हैं और यहाँ पर ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं, तो ये आपका फिर भी क्या हो जाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर इन्होंने स्टार लगाया और यहाँ पर नीचे भी उन्होंने समझाया हुआ है। तो ठीक है, आपके यहाँ पर तीनों के लिए ही B.Ed या फिर 2 ईयर डिप्लोमा आपका यहाँ पर होना चाहिए। PRT में भी इन्होंने बताया कि ग्रेजुएशन आपकी मस्ट होनी चाहिए, TGT में तो ग्रेजुएशन आपकी होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिटेल्ड लिस्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशंस की। तो यहाँ पर जो भी फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे या फिर 5 साल से या फिर 5 साल से कम का है, मतलब कि 0 से 5 साल के बीच का जिनका एक्सपीरियंस है, उनकी उम्र यहाँ पर 40 से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, इनका यहाँ पर 5 साल से या फिर 10 साल तक का जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। और यहाँ पर इनकी एज है वो 57 से कम होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें CTET या फिर TET की, ठीक है, तो यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है और यहाँ पर इन्होंने ये बात मेंशन भी नहीं की है कि आपका यहाँ पर TET होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि अगर आपका नहीं भी है और यहाँ पर आप इन सभी टेस्टों को पास कर लेते हैं, तो आपको ये जो अपॉइंटमेंट है वो आपको दे दी जाएगी। बाकी वो उन पर डिपेंड करता है, वो आपका बाद में CTET पास करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं, तो वो बाद में उनकी बातें आप बाद में देख सकते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने ये बात बहुत ही क्लियरली मेंशन की हुई है कि आपका CTET पास हो या ना हो वो कोई मैटर नहीं करता, आपका बस ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, इंटरव्यू है,
वो आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है 2020 का विल बी कंडक्टेड अंडर, तो यहाँ पर 21-22 नवंबर का जो भी आपका ये एग्जाम है, ठीक है, वो कंडक्ट करवाया जाएगा। जो इतने भी यहाँ पर कैंडिडेट होंगे, वो कितने यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो मैटर करता है, तो ये सभी बातें आप बाद में देखेंगे, पहले आप सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन का काम है वो यहां पर करेंगे। अब हम बात करते हैं मेथड की, तो ये जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा ऑनलाइन, इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर हम यहां पर बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो ये जो पेपर होगा वो सेम ही होगा, ठीक है, टीजीटी पीजीटी का। पीआरटी का थोड़ा सा अलग होगा। जो टीजीटी पीजीटी का है, यहां पर आपको पार्ट ए और पार्ट बी देखने को मिलेगा। जो पार्ट ए है, ठीक है, वो पार्ट ए आपका टीजीटी पीजीटी में भी आएगा और ये पीआरटी में भी आएगा, ठीक है। पीआरटी में सिर्फ एक ही पार्ट आएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी की, तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस जो कि आपकी जीके होती है, करंट अफेयर हो गए, मेंटल एबिलिटी जैसे कि रीजनिंग और थोड़ा सा क्वांट, और यहाँ पर जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, एजुकेशनल जो कंसेप्ट्स हैं, मेथोडोलॉजी है, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये सारी बातें आएंगी। और जो पार्ट बी है, ठीक है, पार्ट बी में स्पेसिफिक टू अ सब्जेक्ट, जैसे कि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या फिर कोई भी आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर टीजीटी पेपर्स के साइंस के लिए, जैसे कि यहाँ पर या फिर सोशल सब्जेक्ट जो होंगे, यहाँ पर सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होंगे, यहाँ पर बातें कही जा रही हैं कि मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जरूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स का ही आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, आपको यहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी पेपर देखने को मिलेंगे। इसी तरह अगर आप मान लीजिए कि हिस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं या फिर ज्योग्राफी में आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, टीजीटी के लिए, तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफी और पोल साइंस के भी बाकी क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने पड़ेंगे। ओवरऑल आपका जो सोशल साइंस, सोशल स्टडीज में जितने भी आपके सब्जेक्ट आते हैं, आपको सभी की प्रिपरेशन करनी होगी अगर आप इन एग्जाम्स में पास होना चाहते हैं। और यहाँ पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट ये 90 मार्क्स का होगा और ये वाला होगा आपका 90 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पर 180 मार्क्स हो गए और यहाँ पर 180 मिनट्स हो जाएंगे। तो 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दिए जाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर आपका जो टेस्ट है वो क्लियर नहीं होता, ठीक है, मान लीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट बी है, ठीक है, तो आप जो पीआरटी का, जो पीजीटी का और जो टीजीटी का जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पार्ट ए में यही क्वेश्चन यहां पर भी पूछे जाएंगे, पीआरटी में भी, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कंसेप्ट एंड मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहां पर यही बात बताई हुई है कि कैंडिडेट हु फेल इन पार्ट बी, ठीक है, जो भी यहां पर टीजीटी पीजीटी के कैंडिडेट हैं, उनका अगर पार्ट बी में फेल हो जाता है तो वो क्या कर सकते हैं, पार्ट ए वाले मार्क्स को वो पीआरटी के सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं, पीआरटी के लिए वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशन के लिए। मतलब ये दूसरे शब्दों में कि वो पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये जो 90 मार्क्स का या फिर 180 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा, इसको 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। यहाँ पर 1/4 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपने एक क्वेश्चन का जवाब गलत दिया है तो क्या होगा, आपके यहाँ पर मान लीजिए कि आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो आपने क्या कर दिया है, अगर आप यहाँ पर 4 क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपका यहाँ पर 1 मार्क्स होगा, वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपने इसको सोच समझकर थोड़ा सा करना है। और यहाँ पर जो पार्ट ए भी है, ठीक है, वो क्या है, ये आपको एक साथ ही दे दिया जाएगा, तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी उस पेपर को कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स के लिए, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट स्कोर 50% मार्क्स इन ईच पार्ट। तो आपको यहाँ पर लगभग 50% मार्क्स हैं, वो आपको दोनों ही पार्ट में लेने पड़ेंगे। और यहाँ पर जो आपकी फीस है, ऐसा यहाँ पर इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी की या फिर जनरल कैटेगरी की फीस कितनी होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर दोनों ही कैटेगरी की जो फीस होगी वो यहाँ पर 500 होगी। बाकी यहाँ पर आपको एग्जाम जो अप्लाई करते टाइम ये पता लग पाएगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी कितनी है। बट यहाँ पर इन्होंने 500 यहाँ पर मेंशन की हुई है कि जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में आपकी जो भी ये एग्जामिनेशन फीस है वो आपको वापस नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट है, ठीक है, आपको मैं यहाँ पर लिंक में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जो भी APS यहाँ पर csb.in की ये जो वेबसाइट है, सीधा रजिस्ट्रेशन की जो आईडी है, आप हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक होगा आप उसको वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 20 अक्टूबर तक मैंने आपको ये ऑलरेडी बता ही दिया है कि रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और आज मैं ये 2 अक्टूबर को जो वीडियो है उसको ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और ये जो आपका जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, ये आपका 20 अक्टूबर के बाद ये बंद हो जाएगा। तो आप अभी से इंश्योर कर लें कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दी है और आपने जो फीस है वो आपने वो पे कर दी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम, आपका खुद का नाम, थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन पूछेंगे, आपका जेंडर, नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, या फिर वो एड्रेस है
वो भी वो पूछ सकते हैं। तो ये सब फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो बाकी का जो प्रोसीजर है वो आप नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि आपने जब तक ऑनलाइन फीस नहीं पे की तब उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है फॉर्म भरने का वो आप नहीं कर सकते। तो फीस भरने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने फोटोग्राफ्स है उसको अपलोड करना है, डेट ऑफ बर्थ है उसको भी आप क्या करेंगे, उसको अपलोड करेंगे, सर्टिफिकेट्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन और बाकी आपके जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं, बीएड की डिग्री हो गई या फिर आपकी जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई या फिर 10th प्लस 2 का जो भी आपका उन्होंने मांगा हुआ है वो आपको यहाँ पर जो है वो भरना पड़ेगा। ठीक है, आपको वो उसका अपलोड उसका करना पड़ेगा। और एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनको एक कंफर्मेशन मिलेगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की। तो उनके पास एक ईमेल भी होनी चाहिए और एसएमएस के लिए एक नंबर भी होना चाहिए और ईमेल लगभग वो 6 महीने से उसको यूज कर रहे हो, ऐसा इनकी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पर जाएंगे उनकी वेबसाइट पर तो वहां पर आपको ये साफ साफ पढ़ने को मिल जाएगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपको एक हेल्पलाइन डेस्क भी दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इनकी वेबसाइट पर तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे पूछताछ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बात बताई जा रही है कि आप एक ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट है इसको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि उसको अटेम्प्ट करके दे सकते हैं। ये जो कि अवेलेबल होगा 4 नवंबर 2020 से 13 नवंबर 2020 तक। तो ये इस डेट के बीच में ये अवेलेबल होगा जो आपका मॉक टेस्ट होगा, कि कम से कम आपको ये जो आइडिया है वो मिल जाए कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें किस तरह के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में अभी हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो अभी हम आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ पर आपको कौन कौन से सेंटर मिले हैं, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप कहाँ पर ये एग्जाम है वो दे सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बात बताई जा रही है कि यहाँ पर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के चलते आपका जो एग्जाम सेंटर है वो किसी भी हाल में चेंज नहीं किया जाएगा एडमिट कार्ड इशू होने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो आपके एडमिट कार्ड होंगे तो एडमिट कार्ड पर आपको इंस्ट्रक्शन भी बहुत सारी दी होंगी। ठीक है, कोविड-19 के चलते तो यहाँ पर आपको बहुत सारी बातें बताई होंगी कि आपका जो एग्जाम होने वाला है वो किस तरह से होगा। और यहाँ पर जितनी भी आपको जैसे कि मास्किंग, प्रॉपर सैनिटाइजेशन की जो फैसिलिटीज है वो आपने उसको किस तरह से भी मेंटेन करके वहां पर जाना है। सभी जो भी यहाँ पर बातें लिखी होंगी उनको फॉलो करना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जाम रिजल्ट की, जो आपका ये एग्जाम होगा इसका रिजल्ट कब आ जाएगा, तो एग्जाम जो आपका होगा ये लगभग 30 दिन के बाद। ठीक है, तो रिजल्ट के डिक्लेरेशन के बाद 30 दिनों के बाद, ठीक है, तो आपका जो एग्जाम का रिजल्ट है वो यहां पर आ जाएगा वंस द रिजल्ट्स आर रिमूव्ड। कि मान लीजिए कि आपने अभी देखा नहीं था रिजल्ट, ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने देखा कि अब तो रिजल्ट है नहीं, मैं चेक कैसे करूं, तो आपको उसके लिए एडिशनल पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि वो आपको रिजल्ट दिखाएं। जब आपका ये सब कुछ खत्म होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं, कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर रिजल्ट आपने देखा नहीं था तो आपने कहा कि भाई मुझे तो अब रिजल्ट देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक जो अमाउंट होगा वो उनको पे करना पड़ेगा। और जो आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो क्या कर सकते हैं, वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन पोर्टल से। ठीक है, जब भी इनका रिजल्ट आ जाएगा, और वो आप उसको लैमिनेट भी करवा सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका स्कोर कार्ड है वो बहुत जगहों पर यूज भी किया जा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में या फिर किसी भी सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो जो आपका स्कोर कार्ड होगा ये आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। अब हम बात करते हैं टाइमलाइन की। तो टाइमलाइन मैंने ऑलरेडी बता दी है रजिस्ट्रेशन की, आज से ये शुरू है, कल से, मतलब कि आज 2 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर तक ये जो रजिस्ट्रेशन है वो चलेगी। जो अवेलेबल ऑफ एडमिट कार्ड्स हैं वो 4 नवंबर को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अभी भी ये अब पूरा कंप्लीटली बताया नहीं गया है, फिर भी ये अभी ये बताया जा रहा है कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो 4 नवंबर को आ जाएगा। और जो आपका एग्जाम है वो लगभग कह सकते हैं 21 से 22 नवंबर के बीच में आपका जो एग्जाम है वो भी कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका 2 दिसंबर को जो आपका रिजल्ट है वो भी यहाँ पर दे दिया जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की, तो यहाँ पर सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको उनकी वेबसाइट पर ही देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने फीस दी हुई है 50 रुपए आपके, 50 रुपीज आपके पार्ट ए के, 50 रुपीज पार्ट बी के, जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स होंगे तो उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे अगर आपने ये जो मॉक टेस्ट है या फिर जो आपके प्रीवियस पेपर हैं, सैंपल पेपर हैं, अगर आप उनको सॉल्व करना चाहते हैं। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हिंदी और संस्कृत में जो भी यहाँ पर बच्चे पेपर देना चाहते हैं, ठीक है, तो इनके यहाँ पर बाइलिंगुअल पेपर यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर बात कही जा रही है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो भी आपका वंस कैंडिडेट possession for CSB card successful clearing online examination, the candidate would need to look at the vacancy announcement by the
आर्मी पब्लिक स्कूल की। अगर आपने ये जो स्कोर कार्ड है एक बार आपने ये प्राप्त कर लिया, आपको ये मिल गया, तो आपने क्या करना है, आपकी जो नजर है वो सीधा इन्हीं आर्मी पब्लिक स्कूल पर ही होनी चाहिए कि वो अनाउंसमेंट कब करते हैं कि उनके स्कूलों में जो वैकेंसीज है वो कितनी खाली हैं। ठीक है, तो ये अक्सर ये उनसे पूछा जाता है उनके, क्योंकि ये स्कूलों ने ही बताना होता है ना। तो अभी आपके कोविड-19 के चलते मुझे लगता है कि अभी ये सारी बातों पर ध्यान दिया नहीं गया है, तो ये बाद में जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी। उसके बाद ही जो आपका सेकंड, 2 और 3, ठीक है, जो आपका स्टेज 2 और 3 है उसका सिलेक्शन है वो उस हिसाब से वो किया जाएगा। और यहाँ पर बात कही जा रही है कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट अंडर कोविड-19 कंडीशन, तो यहाँ पर सभी जो भी प्रोटोकॉल है उनको यहाँ पर फॉलो किया जाए। एडमिट कार्ड्स पर भी बहुत ही डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है कि आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उनको आपने कैसे फॉलो करवाना है। और यहाँ पर रिफंड्स की बात कही जा रही है कि रिफंड्स की जो भी आपके पैसे हैं उनका जो भी आपने पेमेंट किया है उनका यूज यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ही किया जा रहा है। जैसे कि आप वहां पर आएंगे एग्जाम देने के लिए, तो वो उनके ही फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में ये जो पैसे हैं इनका यूज है वो किया जा रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आपके जो लिस्ट ऑफ आर्मी स्कूल, ठीक है, लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल में, थोड़ा सा मैं अभी जल्दी जल्दी पढ़ूंगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 137 आपके यहाँ पर स्कूल हैं। आप यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये आप दिखा दिया है। तो इसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट में जो आपके पीजीटी टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, इसके आप पीजीटी और टीजीटी दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में सिर्फ आप पीजीटी में तो अप्लाई नहीं कर सकते, बट टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी हिस्ट्री में भी पीजीटी टीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, ज्योग्राफी भी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, सॉरी यहाँ पर जो आपके इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आप टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बट आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर बायोलॉजी तक अगर हम देखें तो ये क्या है, आप इनमें भी पीजीटी टीजीटी के लिए दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हम बात देखें बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर आपका साइकोलॉजी, कॉमर्स, ठीक है, तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिए बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी एंड कॉमर्स के लिए आप पीजीटी के लिए तो अप्लाई कर सकते हैं, बट टीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम बात करें यहाँ पर कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक्स की, तो यहाँ पर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपका जो है ये टीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम होम साइंस की बात करें तो पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं, बट टीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकते। फिजिकल एजुकेशन में भी आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये तो पता होगा ना, पीजीटी के अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लगभग सभी पोस्टों में आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ संस्कृत को छोड़कर। बट आपको यहाँ पर टीजीटी में थोड़ा बहुत एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे कि इकोनॉमिक्स में आपके पास मास्टर डिग्री होनी ही चाहिए। अगर आप टीजीटी में अप्लाई कर ही नहीं सकते, ठीक है, पीजीटी में ही आप इकोनॉमिक्स में एमए इकोनॉमिक्स का आप अप्लाई कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और कॉमर्स की यहाँ पर बात कही जा रही है, और यहाँ पर एक होम साइंस की बात कही जा रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार इन्होंने फिर से मिनिमम क्वालिफिकेशन बताई हुई है कि अगर आपने टीचर लगना है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें पीजीटी के लिए, तो पीजीटी में क्या बात बताई जा रही है, एक तो आपको प्राइमरी और एक अल्टरनेटिव। प्राइमरी मतलब ये कि आपके पास ये डिग्री नहीं है तो अल्टरनेटिव भी चल जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि बीएड तो सभी में होनी चाहिए, और यहाँ पर सिर्फ 2 डिग्री हैं, ठीक है, जिनमें बीएड नहीं होनी चाहिए। एक तो है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेटिक्स की, और यहाँ पर एक है फिजिकल एजुकेशन में। तो इन दोनों में आपकी जो बीएड है वो यहाँ पर इन्होंने नहीं मांगी है, और ना तो यहाँ पर कंप्यूटर में, ना तो फिजिकल एजुकेशन के यहाँ पर टीजीटी में मांगी है, और बाकी सभी में आपकी जो बीएड है वो होनी चाहिए। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आपके इंग्लिश में यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, इन सभी में आपके पास जो डिग्री है मास्टर्स की वो होनी चाहिए। और यहाँ पर अल्टरनेटिव यहाँ पर कोई नहीं दिया हुआ। बट यहाँ पर अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में आपके पास एमए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन की जो आपकी ये जो अल्टरनेटिव है ये होनी चाहिए, ठीक है, अगर आपके पास ये मास्टर्स ऑफ डिग्री पॉलिटिकल साइंस में नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर मैथ्स की, तो यहाँ पर डिग्री इन मैथ्स भी चल जाएगा, और यहाँ पर जो इन्होंने एडिशनल कोर्स दिए हैं ये भी चल जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशनल रिसर्च प्रोवाइडेड अटेंड प्रोसीजर बाय द ग्रेजुएशन इन मैथ्स, और यहाँ पर या फिर आपके पास एमएससी होनी चाहिए, एजुकेशन इन मैथ्स फ्रॉम आरसीई एनसीईआरटी। अगर हम बात करें यहाँ पर फिजिक्स में, या फिर आपके पास एमएससी होनी चाहिए, या फिर एमएससी एजुकेशन इन फिजिक्स फ्रॉम आरसीई एनसीईआरटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इन बातों का भी ध्यान रखना है। केमिस्ट्री में भी यहाँ पर बात कही जा रही है कि मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएशन इन फार्मा केमिस्ट्री प्रोवाइडेड इट इन प्रोसीडेड बाय द ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री,
MSc एजुकेशन इन केमिस्ट्री फ्रॉम RC NCERT। यहाँ पर आप एक बार थोड़ा सा डिटेल में भी देख सकते हैं, बायोलॉजी में भी यही बात कही जा रही है, या फिर आपके पास ये हो या फिर आपके पास ये होनी चाहिए, ठीक है। बीएड तो आपकी कंपलसरी है। इसी तरह बायोटेक का, साइकोलॉजी का, कॉमर्स का, तो आपके पास जिस भी आप रिलेटेड स्ट्रीम से आप रिलेट करते हैं, संबंध रखते हैं, तो आपके पास ये सारी डिग्री होनी चाहिए। बायोटेक, साइकोलॉजी और कॉमर्स में आपको यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपके पास यही डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। हमने अभी इन सभी बातों को देख लिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर टीजीटी के लिए। तो टीजीटी में आपके इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपकी ग्रेजुएशन तो होनी ही चाहिए इन सब्जेक्ट में। इन सब्जेक्ट को भी आपने उन ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, और जो भी आपकी ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इनके स्पेसिफिक जो आपके सब्जेक्ट हैं उनमें क्या होनी चाहिए, आपकी बीएड में भी उनको आपने पढ़ा हो। बट यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेप्शन ये आ जाती है कि आपने जैसे कि ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, या फिर आप कह सकते हैं कि पोल साइंस है, तो आपने अगर एसएसटी के साथ अगर आपने टीजीटी में किया हुआ है तो आप इसको अप्लाई जरूर से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने वैसे डिटेल में इन्होंने कुछ मेंशन किया नहीं हुआ। अगर हम बात करें यहाँ पर मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, तो यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ है कि बीएससी यहाँ पर होनी चाहिए, और यहाँ पर इन सब्जेक्ट को भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। बट यहाँ पर कंप्यूटर और फिजिकल एजुकेशन में आपको यहाँ पर कोई डिग्री नहीं मांगी इन्होंने, ठीक है। यहाँ पर बीएड की डिग्री इन्होंने नहीं मांगी है, और आपने यहाँ पर जो भी यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको ये वाली जो डिग्री है वो आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। और फिजिकल एजुकेशन में आपकी बीपीएड होनी चाहिए 4 साल की, जैसे कि 3 साल की ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और यहाँ पर 1 साल का जो बीपीएड का डिप्लोमा है वो यहाँ पर आपका होना चाहिए। और बाकी के जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है आपको यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, मैं आपको लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा जो भी आपकी ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसके बारे में। और यहाँ पर पीआरटी के बारे में इन्होंने बात कही है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या फिर आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीएड की 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, या फिर बीएड की 2 साल की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है पीआरटी में और आपने यहाँ पर बीएड किया है तो आपको 6 महीने का अपॉइंटमेंट होने के बाद आपका जो ब्रिज कोर्स है वो आपको जरूर से यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये हमारी डिटेल लगभग नोटिफिकेशन थी। हमने क्वालिफिकेशन के बारे में देख लिया, अप्लाई कैसे करना है आपने इसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट 4 यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है कि आपके जो एग्जाम सेंटर्स है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगरतला है, आगरा है, अहमदाबाद, अहमदनगर, अजमेर, इलाहाबाद, अलवर, अंबाला, अमृतसर, बेंगलौर, बरेली, बराकपुर, बहरामपुर, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, भुज, बीकानेर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, देहरादून, दिल्ली, दुर्गापुर, दीमापुर, दिंजन, यहाँ पर गैंगटॉक, गाजियाबाद, गोरखपुर, गुरुग्राम, और यहाँ पर गुवाहाटी, ग्वालियर, हल्द्वानी, हिसार, हैदराबाद, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जलंधर, जम्मू, झांसी, जोधपुर, जोहरत, कांगड़ा, कानपुर, कोलकाता, कोटा, लखनऊ, मेरठ, मुंबई, नागपुर, नाजिमाबाद, नासिक, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, पठानकोट, पटियाला, पटना, पुणे, रांची, और यहाँ पर रानीखेत, रुड़की, संगरूर, साउगौर, सिकंदराबाद, शाइलोंग, शिलीगुड़ी, सोलन, श्रीनगर, श्री गंगानगर, और यहाँ पर श्रीनगर, त्रिवेंद्रम जिसको केरला की जिसकी राजधानी है, तेजपुर, वाराणसी, विजयवाड़ा। तो ये सभी 74 लगभग आपके जो लिस्ट ऑफ टाउन सिटीज है जहां पर आपके जो एग्जाम्स होंगे वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। उम्मीद है आपको ये जो सेशन है या फिर जो वीडियो है वो हेल्पफुल लगी होगी। सो दोस्तों अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसको लाइक कर लें, और दोस्तों अगर आपका फिर भी कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो मैं आपका यहाँ पर विद इन 1 आवर आपका जो भी जवाब होगा वो मैं आपको जरूर से दे दूंगा। अगेन वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।